आइए बच्चों, अब हम लोग बेटा बात करेंगे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की आय विधि क्या होती है, इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय को आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि, या ऐसे भी कह सकते हैं उत्पादन आय व्यय। ये आय का चक्रीय प्रवाह मैंने आपको पढ़ाया था। एक देश के अंदर उत्पादन होता है, आय होती है और व्यय होती है। तो राष्ट्रीय आय को निकालने की तीन विधियां हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की आय विधि क्या होती है। ठीक है, इनकम मेथड। अब ये बड़ा ही सिंपल है, आय विधि। अच्छा, इसमें ये नाम लिखे हुए हैं 1 2 3। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखो, राष्ट्रीय आय सिंपल अगर वर्ड्स में अगर आप सोचे तो राष्ट्र की इनकम होती है। ठीक, एक देश की इनकम। अब देश के अंदर कौन रहते हैं भाई? देश के अंदर लोग रहते हैं, है ना भाई। एक देश के अंदर जो लोग हैं वो चार तरह से पैसा कमा रहे हैं बेटा। कितने तरह से? 1 2 3 और 4। चार तरह से पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला, हमारे देश के लोग पैसा कमा रहे हैं किराए से। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीनें किराए पर दी रखी हैं, तो भाई उनके पास किराया आ रहा है, तो बहुत से लोग पैसा किराए से कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक, जो ब्याज से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो बैंक से आ रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से आ रहा हो। पैसा देते हैं ना ब्याज पे, है ना, तो ब्याज से भी पैसा आ रहा है लोगों के पास। ठीक, किराए से आ रहा है, ब्याज से आ रहा है। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनियां खोली हुई हैं, और कंपनियों में उनको क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट से भी पैसा आ रहा है उनके पास, है ना। तो देश के अंदर किराए से, देश के लोग पैसा कहां से कमा रहे हैं? या तो किराए से कमा रहे हैं, या ब्याज उनके पास आ रहा है, या उन्होंने कंपनियां खोली हुई हैं, या उनके पास लाभ आ रहा है ना, या फिर वो कहीं पर जाकर काम कर रहे हैं। ठीक, जहां से उनके पास मजदूरी आ रही है। इंग्लिश में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इन चारों का टोटल अगर हम लोग करें तो हमारा जो टोटल आता है वो राष्ट्रीय आय बनता है। तो राष्ट्रीय आय है क्या? नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय एक साल के अंदर जितना भी पैसा एक देश के सामान्य निवासियों ने, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, चाहे वो हमारे देश के अंदर रह रहे हो चाहे दूसरे देश के अंदर रह रहे हो, अगर वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के फॉर्म में जो पैसा कमाया है उन सब का टोटल कर दिया जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डीपली, अभी तो हमने ऊपर से समझा, अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डीप समझेंगे। ठीक, तो हम लोग जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम के अंदर तीन कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। देखो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये होता है क्या है भाई? देखो, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करोगे तो कंपनी, जब आप काम करोगे तो भाई कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी आपको पेमेंट करेगी। क्या करेगी? पेमेंट करेगी। तो कंपनी जो आपको पेमेंट करती है ना आपके काम के बदले में, वो दो फॉर्म्स में करती है। ठीक ठीक, कंपनी आपको कैश भी देगी। भाई जैसे किसी कंपनी में मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे 30,000 रुपए दे रही है। क्या दे रही है? 30,000। उसको बोलते हैं मजदूरी, मजदूरी व वेतन का वेतन। ठीक है, जब कंपनी, मान के चलो कोई इंसान किसी छोटे लेवल पर काम कर रहा है तो उससे मजदूरी मिल रही है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है। लेकिन वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है तो उससे वेतन मिल रहा है। ठीक, तो या तो उसे मजदूरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। कर्मचारी का पारिश्रमिक का मतलब, जब आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी आपको पेमेंट कर रही है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, जब कंपनी आपको पेमेंट कर रही है या तो आपको कैश दे रही है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस वगैरह भी कर रही है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी आपका सामाजिक ध्यान भी रखेगी। ठीक, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, 25,000 रुपए मिल रहे हैं, साथ साथ कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रही है। ठीक, इसको बोलते हैं अब लोग सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों का अंशदान। ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, टुवर्ड द सोशल स्कीम्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो कंपनी आपको क्या दे रही है भैया? पैसा दे रही है, प्लस कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रही है, प्लस सेवानिवृत्त पेंशन। इस सेवानिवृत्त पेंशन का मतलब होता है रिटायरमेंट की पेंशन। जब भाई आपने 60 साल किसी कंपनी में काम किया, 60 साल के बाद आप बूढ़े हो गए,
अब 60 साल के बाद आपका क्या करोगे भाई? तो कंपनी कहती है भाई 60 साल तक इन्होंने हमारी सेवा करी, मतलब जब ये काम करने लायक थे तो इन्होंने हमारी सेवा करी। अब इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? तो कंपनी क्या करती है, आपकी पेंशन बना देती है। रिटायरमेंट की पेंशन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की आती भी है जो पहले के टाइम पे नौकरियां करते थे। तो जो रिटायरमेंट की पेंशन होती है बेटा, वो भी किसका पार्ट है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब जब आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उस काम के बदले में आपको कंपनी की तरफ से जो जो चाहे कैश दिया जाता हो, चाहे सुविधा दी जाती हो, वो सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, कर्मचारी का पारिश्रमिक का पार्ट। ठीक है, तो ठीक है। अब ये चार देखो, इन चारों में हमने मजदूरी को यहाँ रख दिया कर्मचारियों का पारिश्रमिक में। ठीक है, इन चारों को ही थोड़ा बड़े फॉर्म से लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा आता है प्रचालन अधिशेष। इंग्लिश के जो बच्चे देखते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, ये क्या होता है भाई? भाई देखो, किराया जिसको हम लोग लगान भी बोलते हैं, ब्याज और लाभ, इन तीनों का टोटल प्रचालन अधिशेष कहलाता है। प्रचालन अधिशेष किराया, ब्याज और लाभ, इनका टोटल होता है। ये तो हुआ 1 नंबर की बात। अगर आपसे थोड़ा पूछे 3 नंबर में थोड़ा खुल के बताओ, तो आपको फिर इसमें लाभ को भी बता देना। देखो, लाभ कहाँ होता है? कंपनियों में। ठीक है, अब लाभ जब किसी कंपनी को होता है बेटा, कंपनी उसके 3 पोर्शंस करती है, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, सिंपली समझाता हूं। मैंने भाई कोई कंपनी शुरू करी और उस कंपनी में मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। क्या चाहिए? 5 करोड़ मेरे पास है, 5 करोड़ मुझे चाहिए भाई। अब मैंने क्या करा, 100 लोग बुलाए, ठीक, उन्हें अपनी कंपनी के बारे में समझाया कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो लोगों ने पूछा बताओ आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ 5 करोड़ मेरे पास है, 5 करोड़ तुम दो। अब आदमी किसी को बेफालतू में तो 5 रुपए ना देते, 5 करोड़ की तो बात बहुत दूर की है ना। तो मैंने उनको एक लालच दिया कि भाई जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं उसका कुछ परसेंट आपको दूंगा। तो सब मान गए। ठीक, अब मुझे प्रॉफिट हो गया, मान के चलो मुझे प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का। कितने करोड़ का हुआ? 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब मैं इस प्रॉफिट में से लाभ जो हुआ है इसके 3 पोर्शंस करूंगा। कितने पोर्शंस? 3। पहला, मैंने 50 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 50 करोड़ रुपए मैंने उन लोगों को बांट दिए जिनको मैंने आश्वासन दिया था कि जब मुझे प्रॉफिट होगा मैं आपको दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे भाई। 5 करोड़ तो मेरे पास थे, 5 करोड़ मैंने वहां से लिए। तो लाभ का वो हिस्सा, डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, लाभ का वो हिस्सा, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से जो है बांट दिया जाता है। ठीक है, तो लाभांश, लाभांश, लाभ का वो हिस्सा जो बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स में, शेयर धारकों के अंदर, उसको बोलते हैं लाभांश। चलिए, अब दूसरा है निगम कर। निगम कर क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि मैं अगर मान के चलो किसी देश के अंदर काम कर रहा हूं, तो उस देश के अंदर जो मुझे सारी व्यवस्था जो प्रोवाइड कर रही है, बिजली प्रोवाइड कर रही है, लाइट प्रोवाइड कर, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन है, सुविधाएं जो हैं वो सरकार तो प्रोवाइड कर रही है। और सरकार किससे चलती है? टैक्स से चलती है। ठीक, तो सरकार कह रही है भैया 10 करोड़ रुपए हमें दो, लाओ। क्यों दो? क्योंकि भैया हमने आपकी मदद करी है, हम भी तो आपके भरोसे हैं, सरकार भैया हमारे भरोसे है, और जो है हम सरकार के भरोसे हैं। ठीक, तो 10 करोड़ रुपए भैया निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, सरकार को टैक्स दे दिया। किसने दे दिया? हाँ, ठीक है, आपने दे दिया। कितने हो गए? 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ था, 50 करोड़ तो बट गए भैया लोगों में, 10 करोड़ सरकार ले गई। ठीक है, निगम कर होते हैं। अब बचे 40 करोड़ रुपए। अब सरकार, अब कंपनी ये सोच रही है यार इस साल प्रॉफिट हुआ है, अगले साल लॉस भी तो हो सकता है ना। जैसे हम सेविंग करते हैं, इसी तरह भाई कंपनी भी तो सेविंग करती है। तो 40 करोड़ रुपए जो बचा लिए उसको बोलते हैं बेटा अवितरित लाभ। अर्थात लाभ का वो हिस्सा
जो बांटा नहीं जाता, जो सेविंग कर लिया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा फ्यूचर के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं अवितरित लाभ। तो प्रचालन अधिशेष क्या है, प्रचालन अधिशेष किराया, जिसको हम लगान भी कहते हैं, ब्याज और लाभ का टोटल है, जिसके अंदर लाभ के 3 पोर्शंस होते हैं, लाभांश, लाभ का वो हिस्सा जो बांट दिया गया शेयर धारकों में, निगम कर, निगम कर क्या होता है, लाभ का वो हिस्सा जो कंपनी के द्वारा सरकार को टैक्स के रूप में दिया गया, तीसरा अवितरित लाभ, मतलब लाभ का वो हिस्सा जो बांटा नहीं गया, जो भविष्य के लिए एक कंपनी के द्वारा संचित कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है, उसको हम बोलते हैं बेटा अवितरित लाभ। ठीक है, अब ये भी पढ़ लिया कर्मचारी का पारिश्रमिक क्या होता है, प्रचालन अधिशेष क्या होता है, ये भी पढ़ लिया, प्लस स्वनियोजित की मिश्रिता, ये क्या होती है साहब मिश्रिता, इसको समझो। देखो एक एग्जाम्पल समझो, मान के चलो आपका एक पार्लर है, क्या है, पार्लर, ठीक। अब भाई लड़का देख रहा है तो समझ लो नाई की दुकान है, लड़की देख रही है तो पार्लर, पता ही है तुम पार्लर क्या होता है भैया, ठीक है। और पार्लर तुम्हारा है बहुत बढ़िया कनाट प्लेस में, इधर नहीं है, लोकल एरिया में, फर्स्ट क्लास A1, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, पार्लर में काम आप करते हो, झाड़ू पोछा से लेकर XYZ तुम ही करते हो, तुम ही हो बंदे, एक सर्वो सर्वा तुम ही हो, मालिक भी तुम, नौकर भी तुम। अच्छा, जमीन भी आपकी है भाई, भाई पैसे वाले हो, 10 करोड़ की जमीन खरीदी तुमने, क्या दिक्कत है, ठीक। 10 करोड़ की जमीन पर आप खुद काम कर रहे हो, और पैसा भी जो लगा हुआ है खुद का है, किसी से नहीं लिया पैसा आपने, ठीक। जैसे समझो जमीन आपकी, मजदूर और मालिक तुम खुद हो, खुद का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, खुद की कंपनी है कहने का मतलब। अब देखो जो प्रॉफिट है, ठीक, ना तो किसी को किराया देना, ना किसी को ब्याज देना, क्योंकि पैसा खुद का है तुम्हारा। जब कंपनी खुद की है, खुद काम कर रहे हो, कोई रखा नहीं, तो लाभ भी तुम्हारा ही है, और मजदूरी भी तुम्हारी है, क्योंकि तुम खुद काम कर रहे हो, तो भाई मजदूरी किसी को देनी थी तुम्हारी है, तो सब कुछ तुम्हारा ही हो गया। तो स्वनियोजितों की मिश्रित आय का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो भैया खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी खुद की जमीन हो, खुद का पैसा हो, खुद की कंपनी हो, और खुद उसमें मजदूरी कर रहे हो, तो ऐसे लोग जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, स्वनियोजित का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे लोग जिनकी इनकम मिक्स हो, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बुलाया था जो मजदूरी है वो हम इसके अंदर रख देते थे, और जो ये 3 इनकम थी हम इसमें करते थे। लेकिन जो ऐसे लोग जो खुद काम कर रहे हैं, जो अलग से कहीं नौकरी नहीं कर रहे, मतलब खुद का काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए एक अलग हेड बनाया, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो इस तरह हमने पढ़ा आय विधि के अंदर आय विधि है क्या, आय विधि के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब अगले कंसेप्ट में, अगली क्लास में हम लोग इसके जो है सावधानियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे बेटा आय विधि से संबंधित सावधानियां, ठीक। देखिए आय विधि क्या कहती है बेटा, एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, उस सब पैसे को जोड़ लो, जितना उन्होंने पैसा कमाया वो राष्ट्रीय आय है। भाई भाई राष्ट्र का मतलब एक देश का, इनकम का मतलब आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने जितना भी पैसा कमाया सबको जोड़ लो, राष्ट्रीय आय आएगी। लेकिन नेशनल इनकम के अंदर कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो इनकम तो हैं, जो आय तो हैं, लेकिन हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। सरकार चाहती है कि देश के अंदर लोगों ने कितना पैसा कमाया, तो सरकार ने कुछ बंदों को अपॉइंट किया और बोला कि भाई घर घर जाओ और ये गणना करो कि भाई लोगों ने कितना पैसा कमाया, ठीक है। जैसे जनगणना होती है,
ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, अब कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो इनकम तो हैं, लेकिन वो जो बंदे घर घर जा रहे हैं वो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले कौन सी इनकम है? सबसे पहले इनकम है हस्तांतरण है। ठीक है, कोई भी ऐसी इनकम जो बिना काम के आपको मिल रही हो या किसी भी बंदे को मिल रही हो, उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे हस्तांतरण हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, दान हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, 60 साल के बाद आपको जो पैसा सरकार देती है, बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं करेंगे? रीजन ये है क्योंकि बेटा देखो, जो भी इनकम काम के बदले में मिल रही है, ठीक, जैसे मैंने कहीं नौकरी कर रहा हूं और उसके बदले में मुझे, क्योंकि उत्पादन हो रहा है, वहां कोई चीज बन रही है, ठीक है, उत्पादन के बदले में जो कोई इनकम आपको मिल रही है उसे तो शामिल करेंगे, लेकिन हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिना काम के या बिना उत्पादन के जो है इनकम आपको मिल रही है। तो कहने का मतलब, जो बंदे जो घर जा रहे हैं ना, है ना, जो घर जा रहे हैं सबके, अगर उनसे कोई कहता है कि भाई मुझे ना मान के चलिए सरकार की तरफ से ओल्ड एज पेंशन मिली है, वृद्धावस्था पेंशन मिली है, मान के चलिए कोई कहता है 2000 रुपए मुझे सरकार से भी मिले हैं, तो वो कहेगा इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, तो उसको वो लिखेगा नहीं उसके अंदर, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना ऐसी तो होती है भाई, जैसे जनगणना होगी वैसी राष्ट्रीय आय की गणना भी होगी। तो कहने का मतलब, हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बिना उत्पादन के इनकम खुली है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कोई 5 या 6 सावधानियां बताओ। सावधानियां का मतलब, इनकम तो है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय में शामिल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय। देखो, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल समझो। ठीक है बेटा, देखो, आपकी एक गाड़ी थी, पुरानी हो गई, ठीक, आप उसे बेचना चाहते हो। पुरानी का मतलब आपने उसे 2021 में खरीदा था। देखो, राष्ट्रीय आय की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये लेखा वर्ष है। लेखा वर्ष का मतलब बेटा 1 साल। राष्ट्रीय आय की जब कैलकुलेशन करती हैं तो हम 1 साल की करते हैं। ठीक, तो अभी हमारा लेखा वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब देखो, ध्यान रखना, गाड़ी है, वो गाड़ी है आपका 2022 मॉडल। कितना है? 2022 मॉडल है, मतलब 2022 में जो आपने गाड़ी ली है, आप उसे 2024 में बेच रहे हो। तो आप बेच कब रहे हो? 2024 के अंदर। चलिए, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी वो, तो आपने किसी बंदे को दिखाई, आपने कहा भाई गाड़ी बिकवानी है, तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं गाड़ी बिकवा दूंगा आपकी। तो उसने आपकी 6 लाख की गाड़ी बिकवाई। कितने की? 6 लाख की। मॉडल कौन सा है? 2022। ठीक है, बिक कब रही है? 2024 में। ठीक, अब हुआ क्या? गाड़ी कितने की बिकी बेटा? 6 लाख। कितने की? 6 लाख की आपकी गाड़ी बिक गई। कितने की? चलो जी, 6 लाख की आपकी गाड़ी बिक गई। चलो, जो 6 लाख की आपकी गाड़ी बिकी है ना बेटा, उसमें से उसने कहा जी भाई 5 लाख तो मैं तुम्हें दूंगा। 5 लाख तो इनकम हो गई किसकी? आपकी। भाई गाड़ी आपकी थी तो आपको मिलेंगे 5 लाख, आपको मिलेंगे। लेकिन 1 लाख उस बंदे ने कह दिया भाई मुझे कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? कमीशन। किस बात का? भाई गाड़ी बिकवाई है भाई, है ना। तो देखो, यहां पर इनकम 2 बंदों की हो रही है। ध्यान से देख बेटा, कितने बंदों की हो रही है? 2। ठीक, एक वो बंदा जिसकी गाड़ी है, 5 लाख तो उसको मिल गए, और ये मिल गए किसको? दलाल को, जो ब्रोकर होता है। ठीक, अब यहां पर ये कंसेप्ट देखो, कह रहा है आपकी जो इनकम हुई है या जिसकी जो गाड़ी थी उसको जो पैसा मिला है, कितना? 5 लाख। गाड़ी उसकी थी, लेकिन गाड़ी कौन सा मॉडल है? 2022। बिक कब रही है? 2024 में। हम बात कब की कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो कहने का मतलब, जो भी चीज 1 अप्रैल 2025 से बनी है वो हमारे लिए पुरानी हो गई गाड़ी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में जो पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी चीज का मतलब समझ रहे हो? मतलब 2025 से पहले 24, 23, 22, इनमें जो भी चीज बनी है उसको बेचने से जो आपको इनकम हुई है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम उस लेखा वर्ष की बात करते हैं जिस लेखा वर्ष में, मतलब
जिस लेखा वर्ष में वो चीज बनी है। लेकिन वो चीज बनी कब? 2022 में। तो वो दो उसकी जो कैलकुलेशन होती थी राष्ट्रीय आय की वो 2022 में हो गई होगी। ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो क्योंकि चीज पुरानी है तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो इनकम होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, ये रहा। लेकिन थर्ड पॉइंट देखिए, पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर प्राप्त कमीशन या दलाली। आपने पुरानी गाड़ी, मैंने आपसे बोला ना, एक बंदे ने 5 लाख आपको दे दिए, 1 लाख उसने रख लिए, तो 1 लाख रुपए उसको क्यों मिले हैं? आप सोचो भाई, उसने काम किया है ना। तो कहने का मतलब एक तरीके से उसके लिए साधन आय हो गई। भाई वो काम कर रहा है तभी तो आपकी गाड़ी बिकवाई उसने। तो जो दलाली उसको मिली है पुरानी वस्तु को बेचने में, जो दलाली मिली है उस बंदे को, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, उसको शामिल करेंगे। जो कमीशन जिसने बिकवाई है वो कमीशन लेगा तो उसको शामिल करेंगे, क्योंकि उसने काम किया है, काम के बदले में आपको पैसे मिले। चलिए, गैर कानूनी आय। अब देखो गैर कानूनी आय क्या होता है। मान के चलो कोई बंदा आपके घर पे आता है, जनगणना वाला, ठीक, वो कहता है हाँ जी आपने कहाँ कहाँ से पैसा कमाया। आप कहते हो जी हाँ जी मैं सैलरी से इतना कमाता हूँ, मेरे पे रेंट इतना आता है और मेरे को ब्याज इतना आता है, ठीक है, मेरी कंपनी भी है जी, मुझे प्रॉफिट वहां से होता है, चलो जी ठीक है, वो सब लिख लेगा। अब आप एक मान के चलो, सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंसान है, मान के चलो वो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, जैसे चोरी करता है, तस्करी करता है, जुआ, अफीम, गांजा, भांग वगैरह मान के चलो कोई इंसान बेचता है, ठीक, हाँ, मान के चलो किसी ने 1 लाख रुपए के ड्रग्स बेचे, उससे उसको पैसे मिले, 1 लाख रुपए मिले, तो वो बताएगा? नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। ठीक, तो कहने का मतलब इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम होती है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका लेखा ही नहीं है सरकार के पास, क्योंकि कोई बताता नहीं है। तो भाई जो बताता नहीं है तो सीधी सी बात है, सरकार को कैसे पता लगेगा? तो इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम सरकार को या किसी व्यक्ति को होती है उसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका लेखा सरकार के पास नहीं होता, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। चलिए, कह रहा है पूंजीगत लाभ। अब ये पूंजीगत लाभ अचानक से होने वाली लाभ क्या होता है? भाई मान के चलो मैंने आपसे कहा कि आपको बुरी लत थी लॉटरी खेलने की, समझ में आया? तो आपने एक बार 100 रुपए की लॉटरी लगाई और आपसे उसको 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। 100 रुपए की पर्ची से आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई। या ऐसे समझो आपने एक घोड़े पर पैसे लगाए, रेस होती है ना, घोड़ों की रेस जो होती है, आपने उस पर पैसे लगाए और पैसे लगाने से क्या हुआ भैया, आपका घोड़ा जीत गया और उस घोड़े के जीतने की वजह से तुम्हें 10 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, ये पूंजीगत लाभ है। ठीक, अचानक से हो गया भाई। हाँ, आपकी 15 लाख का एक प्लॉट था वो 30 लाख का हो गया, 15 लाख का प्लॉट 30 लाख का हो गया, ये क्या है? पूंजीगत लाभ। ठीक, तो अचानक से जो प्रॉफिट हुआ है 15 लाख का, 15 लाख का प्लॉट 30 लाख का हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 लाख का। कह रहा है इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है एक तरीके से। ठीक, ये अचानक से जो प्रॉफिट हो गया, ठीक, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। चलिए, अगला कह रहा है शेयर व बिक्री की प्राप्त आय। आपके शेयर्स थे, आपने शेयर बेच दिए साहब, ठीक है, और शेयर जो आपने बेच दिए उससे जो आपको इनकम हुई उसे शामिल नहीं करेंगे। और शेयर मान के चलो आपका 1 लाख का शेयर था, 1.5 लाख का आपने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 लाख का। ये भी पूंजीगत लाभ है बेटा, आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और शेयर जो आपने बेचा है 1 लाख का, आपके शेयर्स थे 1 लाख के, आपने बेच दिए किसी व्यक्ति को, ऑनलाइन बेच दिए, तो जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है या 1 लाख आपको मिले, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, शेयर बेच दिए 1 लाख रुपए के, आपके शेयर किसी को बेच दिए, तो जो 1 लाख रुपए है इसे भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हुआ, है ना। चलिए, इसके बाद कह रहा है स्व उपभोग के लिए उत्पादन। ये कंसेप्ट क्या है, इसको समझो महाराज। कहाँ गया मिटाने वाला? ये रहा, देखो, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, इसको समझो बेटा, ध्यान से समझो। चलो जी, ये रहा। आप किसान हो, आपने 100 कट्टे गेहूं का प्रोडक्शन किया, ठीक है। चलिए, अब एक कट्टा जो है
एक कट्टा जो है, सीधी सी बात है, वो है 1000 रुपए का। कितने का है? 1000 रुपए का। आपने कितने कट्टे प्रोडक्शन किया? 100 कट्टे। तो 1000 गुणा 100, मतलब आपने प्रोडक्शन कितने का किया बेटा? 1 लाख का। इकोनॉमिक्स के अंदर उत्पादन का मतलब समझ लो। उत्पादन का मतलब बेटा ये नहीं है जो 100 कट्टे प्रोडक्शन किए हैं, ये नहीं है। उत्पादन का मतलब ये नहीं है इकोनॉमिक्स में। उत्पादन का मतलब ये है, प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग उत्पादन कहते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। भाई आपने प्रोडक्शन किया कितने का? 100 कट्टे गेहूं का। कितने का? भाई उसमें से सीधी सी बात है, आपने 90 कट्टे मार्केट में बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिए। कितने के? 90,000 के। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये आपको प्राप्त हुई है आय, ये पैसा आपको मार्केट से प्राप्त हुआ है। आपने 10 कट्टे अपने लिए रख लिए। भैया आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, तो आपने कहा एक काम करते हैं, 10 कट्टे हम अपने लिए रख लेते हैं। ठीक है, फिर से सुनो। 100 कट्टे गेहूं का प्रोडक्शन किया जिसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। 90 क्या करा आपने? 90 मार्केट में बेच दिए। 90 कितने के पीछे? 1000 का था तो 90 हो गए 90,000। अब एक्चुअल में आपको इनकम कितनी हुई है मार्केट से? 90,000 की। भाई 90,000 की तो हिला ली, ठीक है, हाँ 90,000 की हुई। लेकिन 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 नेशनल इनकम वाले जो है वो आपके यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे ना इनकम, वो आपकी कैलकुलेट इनकम, नेशनल इनकम कितनी करेंगे? 1 लाख। आपकी तो इनकम हुई है 90,000, क्योंकि भाई मार्केट में तो आपने 90 ही बेचे हैं लाला। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम वाले कहेंगे भाई नहीं, हम तो आपकी जो कैलकुलेट करेंगे 1 लाख करेंगे। क्यों? रीजन सोचो। देखो, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जितना उत्पादन हुआ उतनी ही इनकम हुई। अब उत्पादन कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो भाई आय भी तो 1 लाख रुपए की होगी, है ना। तो उत्पादन और आय क्योंकि एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए स्व उपभोग मतलब अपने उत्पादन के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो प्रोडक्शन किया गया है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक, जो आपने अपने खुद के कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए उत्पादन किया उसको शामिल करेंगे। चलिए, कह रहा है जिस मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं उन पर आरोपित किराया। अब इसको समझो। चलिए भाई, मान के चलो तुम बहुत अमीर हो, ठीक है, अब बहुत अमीर हो, मान के चलो तुम्हारे पास एक साउथ एक्स में 3 मंजिला मकान है। कितने मंजिला मकान है? 3 मंजिला। अब उस मंजिले मकान में नीचे पे तो आप रहते हो अपने बीवी बच्चों के साथ, ठीक है, यहाँ पर आप रह रहे हो, और यहाँ पर आपका सीधी सी बात है 2 आपके किराएदार रह रहे हैं, एक अमेरिका से है, एक नाइजीरिया से है। ठीक, अब यहाँ से आपको 15-15 हजार रुपए किराया दे रहे हैं दोनों। ठीक है, 3 फ्लोर में एक पे आप रह रहे हो, 2 पे सीधी सी बात है 2 बंदे रह रहे हैं किराए पर, 15-15 हजार रुपए रेंट दे रहे हैं। चलो जी, अब नेशनल इनकम वाले आपके यहाँ आ गए। अब नेशनल इनकम वालों को आपने बताया कि भाई मेरा तो एक मकान है और उस मकान में सीधी सी बात है 3 फ्लोर है, 2 मैंने किराए पे चढ़ा रखे हैं, मुझे वहां से 3,000 रुपए मिलते हैं। कितने हजार मिलते हैं? 30,000 रुपए। नेशनल इनकम वाले कहेंगे भैया एक काम करो, हम आपकी इनकम 30,000 लिखेंगे, हम तो आप लिखेंगे 45,000। 30,000 नहीं लिखेंगे। कितने लिखेंगे भैया? 45,000। अब आप पूछोगे भाई 45,000 क्यों लिखोगे? तो वो ये कहेगा भाई कि नेशनल इनकम हमें सरकार ने बोल रखा है कि जिस पर मालिक रह रहा हो, जिस पर मालिक रह रहा हो और जितना किराया वो वहां से वसूल कर रहा हो उसका भी इतना ही किराया आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, कैलकुलेट करो। मतलब 15,000, 15,000 और 15,000 भैया तेरा भी, तू भी देगा 15,000 रुपए किराया। तो इसी को बोलते हैं बेटा, जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहा हो उस पर आरोपित किराया। मतलब जिस मकान में आप रह रहे हो भैया उसका भी कुछ ना कुछ किराया जरूर बनता है। इसलिए राष्ट्रीय आय वाले 45,000 कैलकुलेट करके जाएंगे। ठीक है, तो स्व आरोपित किराया, स्व का मतलब अपने ऊपर आरोपित किराया भी राष्ट्रीय आय के अंदर हम लोग शामिल करेंगे। ठीक, अब ध्यान रखना आपसे पेपर में क्या पूछेगा भाई।
ये सुनो, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय आय विधि से संबंधित कोई सावधानियां बताओ। अब भैया अगर क्वेश्चन 6 नंबर का हो तो 6 सावधानी लिख लो, 3 का हो तो 3 लिखो, 4 के लिए हो तो 4 लिखो। या फिर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बताओ निम्न के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, मतलब इसको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा आपसे बोल दिया बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता, तो आप बताएंगे इसे राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हस्तांतरण है। बस इतना लिख दो। या आपसे पूछेगा पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय, तो आप बोलेंगे, आप लिखेंगे इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर इतना लिख दिया तो टीचर नंबर नहीं देगा। अगर आप इतना लिखेंगे क्योंकि पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये पुरानी वस्तु है और इसका उत्पादन जिस साल हुआ होगा इसकी गणना उसी साल की जा सकती है। या फिर आप रीजन दे सकते हैं कि हम लोग उस साल की गणना, मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक लेखा वर्ष के अंदर करते हैं या एक साल के अंदर करते हैं, उस साल के अंदर जो चीज बनी है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, पुरानी वस्तु की कैलकुलेशन नहीं करते। मतलब आपको रीजन भी देना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा आय विधि से संबंधित सावधानियां। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यय विधि क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इससे संबंधित क्या सावधानियां अपनाई जाती हैं। सभी को राम राम।